जस्टिस बीजी कोशले पाटिल न केवल ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं बल्कि देश के हर आंदोलन के विषय में खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं, उनकी बात को ध्यान से सुने और समझ जाएं आप कि हमारे देश में कैसे मनीवादी ताकतों के साथ खड़े। तो मैंने कहा कि 30 दिसंबर 1920 में जब ऐलान हुआ कि असहकार करना है ब्रिटिश सरकार से, उसी नागपुर से 1925 में आरएसएस का स्थापना हो गई। तो वो क्या करते हैं, जो तुम प्रगति के लिए जो कुछ योजना करते हैं उसको रोकने का, उसका उल्टा काम इमीडिएटली शुरू करते हैं। और संघ ने 1925 में किया, वो आज संघ ने हम सबको बर्बाद किया। हमारे किसान के ही फैमिली से एक जवान होता है, दूसरा पुलिस होता है, तीसरा खेती करता है। देश हम चलाते हैं और परजीवी हमें आपस में लड़ाते हैं। जो हमारे पसीने पर पले हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा थर्मस कि हमारी जो खजाना है वो ये हम भरते हैं, और इतना सिर्फ पूंजीवादी या रईस लोग भरते हैं, बाकी सब हम भरते हैं और सब खाते ये लोग, हमको कुछ नहीं मिलता है इसमें। तो ये जो 30 दिसंबर 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव नागपुर में डाली थी, और वहाँ ऐलान किया था कि जो भी जज है, वकील है, मिलिट्री में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, सब नौकरी छोड़ के बाहर आओ और सरकार के साथ असहकार पुकारो। मैं भी आज आपके माध्यम से सभी को विनती करता हूं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जो भी अनाज खाता है उसका आंदोलन है। और सिर्फ 3 कानून नहीं, एमएसपी के बिना ये लोग वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 3 कानून रद्द हो गए तो स्टेटस को हो गया। तो इस आंदोलन का नतीजा क्या है? तो जब तक एमएसपी नहीं मिलती तब तक हम घर नहीं जाएंगे, ये हमारा संदेश है। दूसरी बात ऐसी है कि आज देखो तुम, हम इतने बुरे व्यवस्था में फंसे हैं कि 7 साल में एक हमारा संविधान है, संविधान में हर संस्था यानी न्याय संस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, लोक प्रतिनिधि है, मिलिट्री है, सब व्यवस्था ने अपने अपने दायरे में काम करना है। एक भी व्यवस्था अपने दायरे में काम नहीं कर रही है, सभी मोदी जी के दबाव में है। और वो क्यों दबाव में है? तो एक संदेश देना चाहते हैं कि न्यायमूर्ति लोहिया को मारा, संदेश गया कि हमारी सुनो नहीं तो मरो। आज किसान ये रास्ते पर आए, ये देश का मैं समझता हूँ भाग्य है। और किसी एक जाति को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर झगड़े होते हैं, लेकिन रास्ता दिखाया शिखों ने और सभी जात उनके शामिल हो गए। ये ना किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है, ना किसी ऊंच नीचता का है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है। ये जो भी अनाज उगाते हैं, खाते हैं, इन सब का आंदोलन है। तो आज हम ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हैं कि यदि हम ये आंदोलन नहीं जीतेंगे तो हम घर जाके सड़ के मरेंगे। और सरकार चाहती है कि किसी हालत में ये कानून न हो जाए। मैंने अभी बोला, मैं जाहिर भी बोलता हूँ कि मोदी को अभी शर्म आ रही है, मोदी को एहसास हुआ है कि ये कानून रद्द किए बिना किसान नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी को अभी शर्म आ रही है, उन्होंने जो गुरूर दिखाया, जो मगरूरी दिखाई थी, तो वो अभी उनको वापस लेने में वो तकलीफ हो रही है। मेरी शंका है कि वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं और बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, हम क्या करेंगे। लेकिन ये कानून तो रद्द होने ही है। यदि नहीं होते हैं तो उन्होंने पहले से प्लानिंग किया है। प्लानिंग क्या है? एफसीआई को ख़त्म किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म किया है। उनके ऊपर आज 3.5-4 लाख करोड़ का कर्ज है और वो वापस नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी आने के बाद नए गोडाउन बनाए नहीं, एफसीआई के लिए गोडाउन बनाए नहीं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं। ट्रांसपोर्ट दिया है अदानी को। अदानी के गोडाउन किराए पर लिए हर साल अदानी को 600-700 करोड़ रुपए किराया जाता था। उसमें अदानी ने नए गोडाउन बनाए देश भर।
तो सरकार के ही पैसे से गोडाउन जो एफसीआई बना सकती थी वो अदानी को दिए। सरकार के पैसे से चलने वाली रेल, एयरपोर्ट और बंदरगाह, सभी बंदरगाह अदानी को दिए हैं। तो स्टोर करने का इंतजाम हुआ, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हुआ, एफसीआई का काम खत्म किया। शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन था कि पीडीएफ खत्म करो, और वो पीडीएफ आज खत्म करने के कगार पर है। ये पीडीएफ खत्म करने से संघ की आइडियोलॉजी सुन लीजिए, यहाँ मनुवाद और मनीवाद से लड़ाई है। ये संघी लोग क्या कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सबको, यानी किसान हो, कोई भी हो, जवान हो, सबको अधिकार फक्त सिर्फ 2 जून की रोटी का है। आप शिक्षा की बात मत करो, आप पढ़ाई की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात तो करना ही नहीं। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसकी बात ही नहीं हो रही है। कभी पाकिस्तान की बात, कभी कश्मीर की बात, कभी लव जिहाद की बात, कभी घर वापसी की बात, कभी किसान की बात हुई क्या? कभी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की बात हुई क्या? तो हो ही नहीं रही है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम हमारे मुद्दे से भटके, और ये भटकाने का काम जो हो रहा है, इसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। आपके मीडिया ही ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और जो मीडिया, अभी देखो आप कि प्रजातंत्र जिन पर निर्भर है, वो जो लोग संस्थाएं हैं, वो तो सब उनके दबाव में, और मीडिया तो किसी में। मोदी, आपने एक वीडियो अभी मैंने सर्कुलेट किया है कि मोदी आने के पहले एक अलिखित करार हुआ था कि अंबानी, अदानी और सभी कैपिटलिस्ट लॉबी मोदी को सपोर्ट करेंगे तो ही बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी के अडवाणी, मुरली जोशी सबको छुट्टी दिलवाई, वो उद्योगपति ने दिलवाई, और कहा कि नहीं, हम सिर्फ यदि आप मोदी को पीएम बनाते तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो इसी करार के माध्यम से या मदद से मोदी को लाया गया, और मोदी के माध्यम से संघ के एजेंडे की 100% अंमलबजावनी हो रही है। यदि हम वापस जाएंगे तो न हमें सबको रोटी मिलेगी, मकान बाकी तो दूर रहा, लेकिन किसानों की बर्बादी। अभी कारपोरेट सेक्टर ने देश को सब जगह से चूसा है। कोयला हो या आयरन हो, सोना हो, कुछ भी नहीं रखा। अभी हमारे अगले पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ भी रखा नहीं है। मोदी ने सब बेच डाला है। मैंने अभी कहा कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़। और ये जो संपत्ति है, ये अभी तो वो थोड़े हमें देश को बांटेंगे। वैसे ही हमारा अनाज जब ये उनके गोडाउन में जाता है तो वो थोड़ी हमें सेवा करेंगे, वो तो उस पर मुनाफा कमाएंगे। उसकी एक खासियत ऐसी है कि हमारा 1 किलो गेहूँ जहाँ देश में 20 रुपये 25 रुपये में मिलता है, वो प्रदेश में 1200 से 3500 2,500 किलो तक जाता है। तो यदि ये गोडाउन भरेंगे तो ये प्रदेश भेजेंगे, और ये उनकी तय हुई छलकपटी चाल है। वैसा ये कुछ अंधिया कोई इमेजिनरी बात नहीं है। तो ये इसको रोकना होगा। अभी मैं बोल रहा था कि उद्योगपतियों ने सब लूटा है, रही थी सब किसान और किसानी, और किसानी देने का यूरोप अमेरिका में जो हुआ वही यहाँ हो रहा है कि एक ही उद्योगपति 1 लाख एकड़ 2 लाख एकड़ की खेती करे। वहाँ वो जो अब ये यहाँ आए ना, वॉलमार्ट वगैरह, सबकी वहाँ खेती है और लाखों करोड़ की है, लाखों एकड़ की खेती वो करते हैं, और वो मशीन से होती है। तो हमारे खेती पर निर्भर जो हमने देखा अभी कि दिहाड़ी मजदूर के क्या हाल हो गए, वो कोरोना के माध्यम से या कोरोना का बहाना लेके हमारे करोड़ों लोगों को पैदल चलाया, लाखों किलोमीटर पैदल चलाया। तो उनको हम उनके गिनती में भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूर हो, किसान हो, वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ जीने का अधिकार है, 2 समय की रोटी का अधिकार है, इसलिए वो हमारी खेती छीनना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी खेती के लॉ पर बोलना तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन तीनों कानून ऐसे हैं कि एक ने कहा तुम जितना चाहे स्टोर करो, दूसरे ने कहा तुम जहाँ भी जाके बेचो। कहाँ बेचेंगे? मैं खुद किसान हूँ, मेरे
खेत में जो आता है, मुझे लगता है कि कोई वहाँ से लेके गया तो अच्छा है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मेरे पास ना ट्रांसपोर्ट है ना मार्केट है। तो ये कोई किसी 86% किसान के ज़मीन 1 हेक्टर या 2 हेक्टर के बीच में है, तो वो तो कहीं ले नहीं जा सकते। तो ये आज हम ऐसे कोंडी जिसको कहते हैं हम, ये है कि हमारी किसानी उनको चाहिए, हमारे किसान उस किसानी पर मजदूर रहे, ये उनका प्लान है। और ये प्लान संघ का एजेंडा है। मैं आपको बंच ऑफ थॉट्स या वी आर आवर नेशनहुड पढ़ के दिखाता हूँ। गोलवलकर ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित है, ये उच्च नीचता ईश्वर निर्मित है, वो रहेंगी। और हम छोड़ के सबका अधिकार 2 जून की रोटी का है। हमारे उत्तर हिंदुस्तान में इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में पेरियार ने और हमारे फुले शाह अम्बेडकर ने इसका बहुत अच्छा प्रचार किया था। वही सबसे जहरीली जमात भी वही महाराष्ट्र से पैदा हुई। तो मैंने कहा कि 30 दिसंबर 1920 में जब ऐलान हुआ कि असहकार करना है ब्रिटिश सरकार से, उसी नागपुर से 1925 में आरएसएस का स्थापना हो गई। तो वो क्या करते हैं, जो तुम प्रगति के लिए जो कुछ योजना करते हैं उसको रोकने का, उसका उल्टा काम इमीडिएटली शुरू करते हैं। और संघ ने 1925 में किया, वो आज संघ ने हम सबको बर्बाद किया है। हमारी सबकी गलती है, हमने इनको पहचाना नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन नहीं था। खुद आइंस्टाइन भी बोलता था कि जब मैं इस रात को सोता हूँ तो जिनके बलबूते पर मेरा ये पिंड मैं जिंदा हूँ, उनके लिए मैंने आज क्या किया। तो हमारे एजुकेशन में वो नहीं है। किसानों की, दिहाड़ी मजदूरों की क्या वैल्यू होती है, ये हमारे एजुकेशन में नहीं है, इसलिए हमको मालूम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि ये आपने जो काम शुरू किया, ये पहली बार दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में, क्योंकि भारत में क्रांति क्या है मालूम ही नहीं। क्यों नहीं? तो हम वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, उच्च नीचता में बटे हुए हैं। तो हम ये इनकी जात क्या, इनकी जात का, ये करके हम कभी साथ नहीं आए। ये आज किसानों ने सबको साथ लाया है। सब किसान, सभी जाति धर्म के नेता, मैं सबको विनती करता हूँ कि ये आंदोलन किसी हालत में, तीनों कानून तो रद्द होने ही चाहिए, तो स्टेटस के पे आएंगे। लेकिन एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग ने दी है, C2, ये C2 मिले बिना हम घर नहीं जाएंगे। और ये जब तक हम डट के रहेंगे, इनका बाप हमें रोक नहीं सकता। हमें बहुत अच्छा। और जब तक हम जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम मनुवाद की सोच, जहरीली सोच को नहीं समझेंगे। क्या हो गया कि मनुवादियों ने अभी मनीवादियों का सहारा लिया है। मैंने बोला कि मनीवादियों ने एक कंडीशन ही डाली थी, मोदी को पीएम बनाएंगे तो हम उनको मदद करेंगे, और मोदी ने सब देश की संपत्ति उनको दे दी है। तो ये जो देश को संपत्ति दे दी है, मैंने अभी बोला कि दुनिया भर में कारपोरेट टैक्स है 40%, और हमारे देश में है 15 से 17%। यानी यदि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, एमएसपी के लिए पैसे की कमी नहीं है। हमारा आज का बजट 30 लाख करोड़ का है, मेरा अल्टरनेट बजट है वो 60 लाख करोड़ का है। मैं 60 लाख करोड़ देश को दे सकता हूँ, सिर्फ 15% कारपोरेट टैक्स का 35% करना है। और ये दुनिया में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। दूसरा है संपत्ति कर है, जो संपत्ति अभी चंद लोगों के हाथ में 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़। यदि सिर्फ उनके ऊपर हम 10% टैक्स बिठाते हैं तो भी हमें 50 लाख करोड़ मिलते हैं। तो 30 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का। लेकिन वो सब पूंजीपतियों के गुलाम है। मनुवादियों ने ये वादा किया है उनको कि आपका संरक्षण करेंगे, इसलिए उनका टैक्स कम हो रहा है। मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, एमएसपी के लिए कमी नहीं है, लेकिन उनको देना नहीं। हमारा रूलिंग क्लास चंद लोग हैं, जहरीली मनुवादी चंद लोग हैं, जो मनुवादी मनीवादियों के साथ हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें उसका घर घर जाके मैसेज देना है। आपका ही मीडिया ये काम कर सकता है, मनीवादी मीडिया नहीं कर सकता। तो एक किसी को भी चर्चा करने के लिए मैं किसी के साथ कि हम 60 लाख करोड़ का बजट दे सकते हैं,
मैं आपको अभी आप सुन रहे थे मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोशले पाटिल जी को, जिन्होंने एक बड़ी बात कही कि देश में भाजपा के बड़े नेताओं को किनारे क्यों लगाया गया। मैं देश के 14 करोड़ किसान परिवारों और खेतीहर मजदूरों को एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग गांठ बांध लीजिए। 2013 का एक बहुत बढ़िया कानून हमारे देश में बनाया गया था भूमि अधिग्रहण को लेकर के। उसकी खूबसूरती मैं बताना चाहता हूं और क्यों मोदी को लाया गया। उसकी खूबसूरती थी कि भारत में किसानों की जमीन 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उसका अधिग्रहण नहीं होगा। एक, दो, जब जमीन का अधिग्रहण हो तो पुनर्वास की गारंटी हो। 3, जो वहां पर उद्योग लगे उससे अगर पर्यावरण पे कोई क्षति पहुंची है उसकी भरपाई हो। 4, देश में कभी खाद्यान्न संकट पैदा न हो, बहुफसली खेती और कृषि भूमि का अधिग्रहण न हो। 5, जो खेती हर मजदूर है उन प्रभावित होने वाले परिवारों को अलग से 5-5 लाख रुपए दिया जाए। 6, 5 साल से ज्यादा समय अगर अधिग्रहण किया हो गया जमीन को, उस जमीन का अधिग्रहण रद्द करके किसानों को वापस किया जाए। ये हमारे देश की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा और हवा, इन सब को लूटने के लिए देश के किसानों के आजादी के 66 वर्ष बाद बने कानून जो किसान और खेतीहर मजदूरों के पक्ष में थे, उनको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 3 बार अध्यादेश जारी किया। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई आपको समझनी पड़ेगी। जस्टिस बीजी कोशले पाटिल न केवल ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं बल्कि देश के हर आंदोलन के विषय में खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं, उनकी बात को ध्यान से सुने और समझ जाएं आप कि हमारे देश में कैसे मनीवादी ताकतों के साथ खड़े हुए। मनुवादी कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था जो देश के 85-95% आबादी को निर्धन बना करके और 5% लोगों को धनवान बनाने का वो अग्रसर है, उसको लेकर के जिक्र कर रहे हैं। धन्यवाद। विश्वास सर्वहारा का, मैं से तेरा विश्वास सर्वहारा का, यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। दुनिया तुम्हारी करनी पे पछताएगी, ऐसी इतिहास फिर दोबारा लौट के नहीं आएगी। दुनिया तुम्हारी करनी पे पछताएगी। बिल्कुल भारतीय संसद होश में आ जाओ। आज आम जनता, भारतीय लोकतंत्र यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।